सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है सेंगान कहानी और इस कहानी के लेखक है कुमार पंडित राज गोपालन। सेंगान इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। इसी मुख्य पात्र के ऊपर लेखक राजगोपालन अपनी कहानी खत्म करते हैं। इस कहानी में मानवीय संवेदना को उजागर किया गया है। सेंगान इजारे पर काम करने वाला एक वृद्ध किसान है जो परिश्रम एवं ईमानदारी से अपना काम संपन्न करता है। इस कहानी में ग्रामीणों की आपसी ईर्ष्या, स्वार्थपरकता एवं शिकायती स्वभाव जैसी कमजोरियों को भी बड़े ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया गया है, पर अंततः जीत जीवन मूल्यों की ही होती है। लेखक एक क्षण के लिए दुविधा में भले ही पड़ जाता है, पर उसके मन में व्याप्त करुणा उभर आता है और वह सेंगान पर विश्वास करने लगता है। बच्चों, इस कहानी से आपको कठिन परिश्रम करने की शिक्षा भी मिलती है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। आम का यह पेड़ आपके दादा का रोपा हुआ है। वे बड़े धर्मात्मा थे। उसका फल मिश्री जैसा मीठा होता है और यह नारियल का पेड़ उन्होंने अपने हाथों से लगवाया था। इस रास्ते से चलिए, मेरों पर चलने की आपको आदत नहीं है, शहरी जो ठहरे। लेखक जो वृद्ध किसान है, वह जिसका जमीन ठेके पर ले रखा है, पट्टे पर ले रखा है, उसकी दूसरे पीढ़ी अर्थात उसके पुत्र को अपने साथ खेतों में घुमाने ले जाते हैं और वहाँ लगाए गए पेड़ पौधों के बारे में उसे जानकारी देते हैं कि यह आम तो आपके दादाजी ने ही रोपा है, लगाया है और इसका आम बहुत मीठा होता है। वह बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे। कौन? आपके दादाजी। आपको तो मेरों पर, मेड़ का अर्थ होता है पतली पगडंडी वाली रास्ता, या सीधी शब्दों में आप समझ लीजिए खेत में जो आली होता है वही पगडंडी। तो कहते हैं लेखक कि आप तो शहरी ठहरे हैं, आपको मेरों पे चलने की आदत नहीं है, सो आपको चलने नहीं आ रहा है। सेंगान फटाफट बोलता जा रहा था। वह और मैं खेत की मेड़ पर चले जा रहे थे। मैंने पूछा, अब की फसल कटेगी? खेत में खड़े लंबे लहलहाते धान के पौधे दिखाते हुए सेंगान ने कहा, और कुछ दिन लगेंगे, अभी धान अध पके हैं। उत्तर पश्चिम की ओर कुछ कुछ पक गए हैं। यहाँ आग के साए में बैठ जाइए। अरे छोकरे, छोटे बाबू के लिए 2 ढाब ला दो। अब वह वृद्ध किसान वहां बैठते हुए इस छोटे बाबू के लिए ढाब अर्थात नारियल पानी लाने को कहता है। मैं ढाब पीने का तरीका नहीं जानता था। सारे बदन पर पानी बहने लगा। यह देखकर सेंगान हंस पड़ा और हाथ का इशारा करके कहने लगा, नारियल के पत्ते को यूं ही कसकर पकड़ लीजिए और झट से औंधाइए। अब वह सेंगान मुझे अर्थात लेखक को वह ढाब
नारियल पानी पीना भी सिखाता है। सिंगान मेरे दादाजी के जमाने से ही खेत जोतता आ रहा था। सुकनूर गांव में वही सबसे वृद्ध रह गया है। उम्र उसकी 80 साल की बताई जाती है, लेकिन देखने पर वह 60 साल से ऊपर का नहीं लगता है। उसके हाथ में जितनी ही लंबी बांस की लाठी रहती है। खेती करना उसका धंधा था। भूरी जमीन में धान के पौधे रोपना उसकी दिनचर्या थी। हरे भरे छाती भर ऊंचे पौधे के बीच वह हमेशा किसी न किसी मेड़ को ठीक ठाक करता रहता था। अर्थात यह जो किसान है सिंगान, वह बहुत ही मेहनती है। ऐसे उसका उम्र तो 80 वर्ष हो चुका है, लेकिन देखने में वह आज भी 60 वर्ष का ही लगता है और हर पल उसके हाथ में एक लंबी बांस की लाठी रहती है। वह हमेशा अपने खेती बाड़ी में खेतों के काम में लगा रहता है। उसकी दिनचर्या का अर्थ है प्रत्येक दिन भर का काम। तो वह दिन भर अपने खेतों को काम में लगा रहता है और हरे भरे छाती भर ऊंचे पौधों के बीच वह हमेशा अपने मेड़ को ठीक ठाक करता रहता है। हाथ की लाठी और कमर की लंगोटी उसकी सदा की साथिनी थी। वह सिर से पैर तक काला कंबल ओढ़े रहता। पाँव में चप्पल, काला बदन, सफेद मूछें, सिर के बीच कुछ पके हुए लंबे बाल, यही उसकी रूपरेखा थी। अर्थात इस अनुच्छेद में लेखक सिंगान की व्यक्तित्व का वर्णन किए हुए हैं। उसके हाथ में हमेशा वह पतली लंबी लाठी, कमर में लंगोटी धोती लपटा हुआ रहता था। सिर से लेकर पांव तक काला कंबल और पांव में चप्पल, सफेद मूछ और सिर पर कुछ पके हुए लंबे बाल, ऐसे व्यक्तित्व के थे सिंगान। बहू जी कुशन से है ना? बच्चा कैसा है? क्यों न एक बार बहू जी को यहाँ ले आते हैं। अब लेखक के घर परिवार के बारे में भी सिंगान पूछने लगते हैं। बहू जी ठीक है, बच्चे ठीक है, एक बार उन्हें क्यों नहीं यहाँ अपने साथ गांव ले आते हैं। इन प्रश्नों के साथ कुछ देर बैठा सिंगान अपनी चप्पल की गांठ कस रहा था। मैं हर साल फसल के वक्त गांव जाया करता था। न जाने पर सिंगान मेरा पिंड न छोड़ता। अर्थात जब फसल कट जाती, फसल पक जाता, उस समय लेखक को हर साल गांव जाना पड़ता, वरना सिंगान उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसका साथ नहीं छोड़ता, उसे परेशान करता रहता। फसल कट जाने के बाद फसल ले जाने के लिए वह जो कुछ देता मैं ले आता। आधी रकम तो जाने आने में ही लग जाती। सिंगान का इजारा मेरे दादाजी के जमाने से ही तय हो गया था। आसपास के खेतों के इजारों की रकमें अब दूनी हो गई थी। इजारा का अर्थ होता है ठेका या पट्टा। तो लेखक के खेत करने वाले जो किसान था सिंगान, उसके खेत की ठेका उसके दादा के समय में ही तय हो गया था कितना देना है। तो लेखक जब वह अपने समय में अपने खेत से उपजा हुआ रकम लेने जाता था, तो सिंगान जितना दे देता था वह लेकर चला आता था और उसका आधी रकम, आधी अनाज तो आने जाने में ही खर्च हो जाता था। जब आसपास के खेतों में आज के परिप्रेक्ष्य में इजाद की रकमें दो गुनी हो गई है, लेकिन लेखक आज भी अपने दादाजी के द्वारा तय किए गए इजारा ही लेते हैं। इस बार जब मैं गांव गया तो गांव के सभी लोग मुझे यूं देखने लगे मानो वे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। कुछ लोग मेरे पास आकर सलाह देने लगे। एक सज्जन ने कहा, आप कभी साल में एक बार यहाँ आते हैं, गांव की हकीकत आप क्या जाने।
यह बूढ़ा किसान आपके इजारे के नाम पर आखिर कुछ देता भी है या नहीं? सारे गांव में इजारा बढ़ा दिया गया है। आपको शायद वह बूढ़ा धोखा दे रहा है। उन लोगों ने किसी दूसरे किसान को दुन्नी इजारे पर तय करने का वादा भी किया है। जब लेखक गांव आता है तो गांव के दूसरे लोग अब भड़काने के काम करने लगा कि क्या पता आप तो साल में सिर्फ एक बार अनाज लेने आते हैं। गांव की हकीकत के बारे में तो आपको पता ही नहीं है। आज गांव के सारे लोगों ने अपने अपने खेतों का इजाद बढ़ा दिया है, रकम दोगुनी कर दी गई है। ये बूढ़ा आपको कुछ देता है या भी नहीं? यह आपसे छलावा कर रहा है, आपको ठग रहा है। आप गांव के दूसरे किसानों से पता करके देखिए, सभी को इजाद दुनी कर दी गई है। बच्चों, गांव वाले अब लेखक को इस तरह भड़का रहे हैं। वह उस सिंगान बूढ़े परिश्रमी किसान के बारे में उल्टा सीधा कहकर उसके विरोध लेखक को भड़का रहे हैं कि आप अपना खेत, अपनी जमीन जायदाद दूसरे किसानों को दे दीजिए और दुना इजाद रकम तय कर दीजिए। बच्चों, हमें आगे देखना यह है कि गांव वाले की झांसों में लेखक आ जाते हैं या इस वृद्ध व्यक्ति के पास वह जो दादा के समय से ही उसका खेत पट्टे पे जोत रहा है, उसके साथ लेखक कैसा बर्ताव करते हैं, यह हम अगले अंक में जानेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कहानी शेगान आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।